हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, या जो आपका गुड कंडक्टर है और बैड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है वो क्या होता है। इसके बेसिस में हमने कुछ जो है एक्टिविटी करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोई लिक्विड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत धारा को खुद से प्रवाहित होने दे सकता है या नहीं देता है, ये हमने देखा था। इसके लिए हमने काफी एक्टिविटीज समझी थी कि किस तरीके से हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और हमें जो है ये पता चलेगा कि जो आपका लिक्विड है वो कंडक्टिंग है या नहीं है। इसके बाद हम एयर के बारे में समझ रहे थे, यानी हम वायु के बारे में समझ रहे थे कि जो वायु है वो विद्युतहीन है या जो आपका हीन चालक है या कुचालक है या सुचालक है, ये हम बात करें। तो बेसिकली हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो हमने टेस्टर्स बनाए, बेसिकली अगर हम टेस्टर को ऐसे ही मतलब जो उसके एंड पॉइंट है जिसको हम किसी तरल पदार्थ में डुबो रहे थे, उसको अगर हम फ्रीली ऐसे ही छोड़ दे तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा टेस्टर था, पहले वाले टेस्टर का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, दूसरे टेस्टर का जो है जो उसमें मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसकी जो सुई है या उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, जिससे हमें ये पता चला कि जब हम टेस्टर को जो है एयर में या वायु में रखते हैं तो उससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एयर है या वायु है वो क्या है, कुचालक है या हीन चालक है। अब इसी तरीके से हमने कई बार ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो आपने देखा होगा कि जो बिजली है यानी इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, वो डायरेक्ट क्या होता है, एयर से या वायु से सीधे नीचे आती है। तो यानी कि इस कंडीशन में एयर एक कंडक्टर का काम कर रहा है, गुड कंडक्टर यानी सुचालक का काम कर रहा है, जिस कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो एयर से या एटमॉस्फेयर से पास होके पृथ्वी तक या धरती तक आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ एक गुड कंडक्टर या सुचालक के रूप में कार्य करता है, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वही पदार्थ जो है कुचालक या बैड कंडक्टर के तौर पे कार्य करता है। इसलिए हम कोई भी आपका मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम जो है कंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें कुछ चीजें या पदार्थ ऐसा लगता है कि वो क्या है, कुचालक है या आपका इंसुलेटर है, पर वो एक सुचालक या गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते। इसलिए हम हमेशा पदार्थ को गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर में डिवाइड करेंगे, यानी सुचालक और कुचालक या हीन चालक में जो है इनको क्या करेंगे, विभक्त करेंगे, डिवाइड। अब हम जो है हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि आपकी 14.4 एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें हमें जैसे कि हम पिछली एक्टिविटीज में कर रहे थे, हमने क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है, एक बर्तन लेना है प्लास्टिक का, या आप किसी जो आपकी बॉटल है उसका ढक्कन भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का ढक्कन, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना है। क्या डालना है, डिस्टिल्ड वाटर। अब आपको क्या करना है, जो हमने टेस्टर बनाया था, जो हमने लास्ट में जो टेस्टर देखा था, जो हमने किससे बनाया था, एक माचिस के बॉक्स के अंदर कंपास रखा था, मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास रखा था, उसके ऊपर हमने क्या किया था, तार लपेटी थी, और इस तार का एक सिरा हमने जो है तार से जोड़ के एक सेल्फ के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन टर्मिनल से जोड़ा। अब
जो ये आपका बॉक्स है, बॉक्स में जो आपने तार लपेटी है उसका जो दूसरा छोर है उसे हम तार से जोड़ के ऐसे ही फ्रीली छोड़ देंगे, और जो आपका सेल का नेगेटिव टर्मिनल है या ऋण टर्मिनल है इसको हम तार से जोड़ देंगे इस तरीके। अब आपको क्या करना है, जो डिस्टिल्ड वाटर आपने एक कंटेनर में या बर्तन में लिया है उसमें इस फ्री एंड को या जो ये आपके खुले हुए छोर हैं उनको डाल देना या डिप कर देना। अब आपको जो है, जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, इसे ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे, आप बेसिकली ये देखेंगे कि आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कंटेनर लेना है, इसमें आपको नींबू का रस निचोड़ देना, या आप कोई विनेगर भी डाल सकते हैं, ठीक है। नींबू का रस आपने निचोड़ना है, फिर आपको यहीं पे रख देना है। इस टेस्टर के जो एंड पॉइंट है वो डिप करने हैं और इसे ऑब्जर्व करना है, यानी जो मैग्नेटिक कंपास है उसे देखना है। तो आप ये देखेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, पहले हमने क्या डाला, डिस्टिल्ड वाटर, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट हम क्या डाल रहे हैं, लेमन जूस या नींबू का पानी, या नींबू का रस। तो इस केस में क्या हुआ, क्या आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया? हाँ, हमें क्या डिफ्लेक्शन दिखाई। नेक्स्ट आप ले सकते हैं, आप चीनी ले सकते हैं। तो आप चीनी लेंगे और चीनी को इसमें घोल देंगे और फिर से आप इस टेस्टर को लगाएंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो ये आपका कंपास है इसमें आपको डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसी तरीके से आप नमक ले सकते हैं। अब नमक को इसमें घोलेंगे। जब आप नमक घोलेंगे फिर क्या करेंगे, आपको फिर से इस टेस्टर के जो ये छोर है उन्हें इसमें डुबो देंगे, उस घोल में डुबो देंगे, और फिर आप ये जो कंपास है इसको देखेंगे। तो आपको फिर से क्या दिखाई देगा, एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यानी आपको डिस्टिल्ड वाटर के केस में कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार के मिनरल्स नहीं होते हैं, सॉल्ट्स नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है, इसलिए हमें कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दी। इसी तरीके से अगर हम नींबू के रस की बात करें, शुगर की बात करें, सॉल्ट की बात करें, तो इन तीनों केसेस में हमें जो है डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे जो है, ये ऐसे पदार्थ है जिनसे जो है करंट फ्लो कर सकती है, करंट पास होती है। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया ये हम देख लेते हैं। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. अब बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि हमने इसमें सॉल्ट डाला, नमक डाला, एक केस में हमने क्या डाला, नमक डाला। अब जब नमक हमने डाला तो पहले डिस्टिल्ड वाटर से जो है करंट फ्लो नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने नमक डाला, नमक का घोल जो है वहां पे टेस्टर के पास रखा, टेस्टर के जो एंड है उन्हें डुबो दिया, तो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दी। यानी अगर हम नमक के घोल की बात करें या सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है, ठीक है। तो जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हम नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला, This water is thus a good conductor of electricity,
On the other hand, distilled water is free from salts and is poor conductor. यानी अगर हम पानी की बात करें, जैसे कि हम कोई घोल ले रहे हैं या नॉर्मल पानी ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो सुचालक है। क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत धारा का सुचालक है। क्यों है, क्योंकि वो अपने आप से धारा को प्रवाहित होने दे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की, यानी किसकी बात करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर या अशुद्ध जल की, या जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें किसी भी प्रकार के सॉल्ट या मिनरल नहीं होते। यही कारण है कि ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर है या हीन चालक है या कुचालक है विद्युत धारा। यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। तो बेसिकली इसमें भी आपको वही टेस्टर यूज करना है। और आप क्या करेंगे, जो हमने जैसे कि हम कंटेनर ले रहे थे जिसमें हम कोई भी लिक्विड या तरल ले रहे थे, उसमें हमें उस तरल को चेंज करना, यानी हमारा टेस्टर तो सेम है, वही टेस्टर है। मैच बॉक्स या जो माचिस की का जो डब्बा है उसके अंदर आपको मैग्नेटिक कंपास रखना है, उसके चारों तरफ आपको तार जो है लपेट देनी है। इस तार का एक छोर आपको बैटरी से कनेक्ट करना है, दूसरा आपको एज इट इज छोड़ देना। अब इस बैटरी में के दूसरे टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से तार जोड़ना है और उसको भी एज इट इज खोल के इस तरीके से रख दें। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये प्लास्टिक का कंटेनर है या प्लास्टिक का जो बर्तन है, इसमें आपको 3 अलग अलग प्रकार के जो सोल्यूशन है, घोल है, वो डालना। तो इसमें आपको एसिड, जैसे कि हम पिछली एक्टिविटी में देख रहे थे, आप नींबू का रस डाल सकते हैं, ठीक है, वो डालेंगे। फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इस एक्टिविटी को करेंगे और आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से आप नमक लेंगे, डालेंगे, नमक लेंगे, वो डालेंगे। फिर आप टेस्ट करेंगे और आपको क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा आपका जो ये कंपास है इस। इसी तरीके से आपको जो है एक्टिविटी को करना है। और हम फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका नींबू का रस है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, नमक का पानी है, और अगर आप इसमें बेस डालते हैं तो इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, इसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो रही। डिफ्लेक्ट होने का मतलब इस सर्किट से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट फ्लो कर रही है। यानी हमें क्या देखा या हमारा क्या निष्कर्ष निकला, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। यानी अगर हम बात करें उन सॉल्यूशन की, उन घोल की जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जो जिनके कारण हमें जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली वो क्या है, वो घोल है या सॉल्यूशन है, किस किस के, सॉल्ट के, एसिड के और बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके एसिड है, अम्ल है, क्षार है और जो नमक है, इन सब का जो घोल होता है, सोल्यूशन होता है, मोस्टली यही जो होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या धारा को अपने से प्रवाहित होने देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है, जो कि आपकी बुक की एक्टिविटी 14.6। इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, ठीक है। आपको कैसे लेने हैं इलेक्ट्रोड्स, जो आपका सेल होता है उसकी जो बाहर का एल्यूमिनियम है और उसकी जो कवरिंग है उसको आपको हटाना है, और उसका जो ऊपर का मेटल का कैप है उसको एज इट इज इस तरीके से रखे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है इसकी जो मेटल की कैप है इलेक्ट्रोड की, उसको तार से जोड़ना है, उसको फिर एक बैटरी से जोड़ना है और फिर उसके दूसरे छोर को दूसरे इलेक्ट्रोड से इस तरीके से जोड़ दें।
अब आप क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें आपको जो है पानी डालना है। अब आप ये जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड्स है ये क्या है, कार्बन की रॉड्स है। अब जब आप इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, इन इलेक्ट्रोड्स को इस पानी में डुबो देंगे, तो आपको फिर इस कंटेनर को, इस बर्तन को ऑब्जर्व करना है या देखना है। तो आप जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको कुछ टाइम बाद इसके पास जो है बुलबुले दिखाई दे। क्या दिखाई देंगे, बुलबुले दिखाई देंगे। पानी के जो है यहाँ पे पानी के पास आपको कुछ बुलबुले दिखाई देंगे। और बेसिकली अब अगर आप इसमें नमक या कुछ, जैसे कि आप कोई लेमन जूस ये डालते हैं, तो आपको जो है ये बुलबुले और ज्यादा दिखाई देते। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, उसका रासायनिक प्रभाव जो है दिखाई देता है। ये केमिकल इफेक्ट के कारण ही आपको ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके पास जो है बुलबुले दिखाई दे। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले को देख पाए, यानी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पास आपको गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। अब हमारा कंक्लूजन या निष्कर्ष इससे क्या निकला, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। यानी जब आपका जो ये सर्किट है जिसमें हमने एक कंटेनर में जो है आपका सोल्यूशन रखा है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, जब यहाँ से करंट जो है आपकी फ्लो कर रही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, तो फिर ये करंट जब इससे फ्लो हो रही है, धारा इससे प्रवाहित हो रही है, तो जब वो यहाँ कंटेनर के सॉल्यूशन में जाती है तो यहाँ से क्या होती है, करंट फिर फ्लो करती है। तो ये जब करंट इस लिक्विड से फ्लो करती है, तरल से फ्लो करती है, तो ये क्या करती है, केमिकल इफेक्ट दिखाती है, रासायनिक प्रभाव दिखाती है, जिसके कारण जो है बुलबुले बन रहे हैं। As a result, bubbles of gases may be formed on the electrodes. और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोड्स है उनके पास गैस के बुलबुले बन रहे हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल इफेक्ट की, कुछ रासायनिक प्रभाव की, जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट के कारण दिखाई देते हैं। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड। यानी आपको क्या होता है, कई बार जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड के पास आपको मेटल यानी धातु डिपॉजिट होती हुई दिखाई देती है। और ये किसके कारण होता है, ये केमिकल इफेक्ट के कारण होता है। विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है, इसी के कारण आपको इलेक्ट्रोड्स के पास कई बार जो है मेटल डिपॉजिट होती हुई दिखाई देती है। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। सेकंड है चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर। यानी जो सोल्यूशन है, जो घोल है, उसका रंग बदल जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है आपके विद्युत धारा के कारण जो रासायनिक प्रभाव होते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से भी दिखाई देते हैं। तो अभी तक हमने सॉल्यूशन की बात करी, ठीक है, किसकी बात करी, जो आपके सॉल्यूशन है या लिक्विड है या तरल है, उनमें से धारा प्रवाहित होती है या नहीं, ये हमने देखा। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत धारा है, उसके रासायनिक प्रभाव क्या है। इसको आगे और समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमारा टेस्टर है वही हमको लेना है, वही अरेंजमेंट आपका, आपको बॉक्स लेना है, जो आपका उसका बॉक्स है, क्या बोलते हैं आपको, मैच बॉक्स जिसे आप कहते हैं, माचिस का जो डब्बा है वो लेना है, और उसके अंदर आपको एक मैग्नेटिक कंपास रख देना। इसके चारों तरफ आपको जो है तार लपेटनी है।
अब ये जो तार है इसको आपको बैटरी से जोड़ना है और दूसरा तार ऐसे ही रहने देना है। बैटरी से जो आप दूसरा तार जोड़ेंगे, जो इसके दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे, उसको भी आपको इसी तरीके से ओपन रख देना। अब आपको क्या करना है, आपको कोई कंटेनर नहीं लेना है, कोई लिक्विड नहीं लेना है, कोई भी तरल नहीं लेना है। आपको एक आलू लेना है, उसे बीच से काट देना है और ये जो एंड है उनको उस आलू में जो है लगा देना है, उस पर डाल देना। अब आप इसको कुछ टाइम तक एज इट इज छोड़ दें तो आप क्या देखेंगे, आपको जो है इस जो ये तार है जो आपने आलू में डाली है, तो इस तार के पास एक छोर पे आपको ग्रीनिश ब्लू कलर यानी हरा नीला सा रंग आपको दिखाई दे। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें आलू में दिखाई दे रहा है, वो हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यानी धन टर्मिनल है वो इसी तार से जुड़ा है। तो ये जो है ग्रीनिश ब्लू कलर पॉजिटिव टर्मिनल के कारण आया है। किसके कारण आया है? धन टर्मिनल के कारण। तो इससे भी हम जो देख सकते हैं कि जो आपका करंट है यानी धारा है वो केमिकल इफेक्ट या रासायनिक प्रभाव दिखाता है। तो जो हमें किस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है, ये हमें एक ग्रीनिश ब्लू कलर में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से है। देयर वॉज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड one wire whereas there was no such spot around the other one। यानी आलू के एक तार में आपको नीला हरा रंग दिखाई दे, जबकि दूसरे तार पे आपको कोई भी रंग दिखाई नहीं दे। आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला? इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। यानी ये हमेशा ये देखा गया है या ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हम जो है आलू में जब हम टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, धन टर्मिनल है, उसके चारों तरफ या उसके पास हमें ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट दिखाई देता है, यानी नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है। अब हम चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो ये जो एप्लीकेशन है ये भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की है, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की एक एप्लीकेशन है जिसे हम विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा जैसे आपकी साइकिल होती है तो साइकिल की जो सतह होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो हैंडल के इधर का हिस्सा है या डंडा है ये आपको चमकीला दिखाई दे। तो बेसिकली ये ऊपर से कैसा होता है, चमकीला होता है, पर ये अंदर से लोहे का बना होता है। तो ये ऊपर से जो होता है ये क्रोमियम की इसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है, यानी इसके ऊपर क्या किया जाता है, आयरन को या लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक प्लेटिंग की जाती है जो कि क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। वो हमको कुछ इस तरीके से चमकीली दिखाई देती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कैसे है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको दो प्लेट्स लेनी है जो कि आप कॉपर की प्लेट लेंगे। इन प्लेटों को आप जो है बैटरी से जोड़ दें कुछ इस तरीके से। अब आपको एक कंटेनर लेना है, एक बर्तन लेना है, उसमें कॉपर सल्फाइड का घोल या सोल्यूशन डाल। अब आपको क्या करना है, ये जो कॉपर की प्लेट है इनको इस बर्तन के घोल में डुबो देना है और फिर आपको इसको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो आपका कॉपर की प्लेट है उसके ऊपर एक जो है परत सी जमने लग गई है जो कि कॉपर की परत।
अब ये जो कॉपर की परत है वो बेसिकली कॉपर सोल्यूशन से जो कॉपर है, तांबा है, उसकी प्लेटिंग इसके ऊपर हो गई। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर सोल्यूशन की, तो इसमें भी जो कॉपर है वो इसमें आपको जो क्वांटिटी है वो कम नहीं हुई है। वो कहाँ से आई है? वो प्लेट के इस हिस्से से जो है, फिर जो ये कॉपर सल्फेट का घोल है इसमें फिर से कॉपर आ गई। और बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने क्या किया, हमने कॉपर प्लेट्स को जोड़ रखा है बैटरी। अब जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो क्या होता है, इससे करंट फ्लो करता है, यानी धारा प्रवाहित होती है। और फिर आपके कॉपर प्लेट से भी होती है। आप जानते हैं कॉपर भी क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। अब इससे भी करंट फ्लो करती है। फिर यहाँ से जब ये सॉल्यूशन में करंट या धारा फ्लो करती है तो इसी के कारण क्या होता है, इस कॉपर प्लेट में जो है परत जमने लग जाती है। तो इसी तरीके से जो है कॉपर प्लेटिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं हमने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया। When electric current is passed through the copper sulfate solution, यानी जब विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल या सोल्यूशन से पास होती है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से पास होती है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। The free copper gets drawn to the electrode connected to negative terminal of the battery and get deposit on it. और फिर क्या होता है, अब क्या हुआ है, सल्फेट और कॉपर दोनों अलग हो गए। अब ये जो कॉपर है ये जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है। अब वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है तो वहां पे क्या करता है, वो प्लेटिंग या वहां पे वो डिपॉजिट हो जाता है, वहां पे वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। स्वतंत्र तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। From the other electrodes, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored from the as the process continues. यानी क्या होता है बेसिकली, अब जो कॉपर की कमी उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हुई वो दूसरे कॉपर से कॉपर लेके हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कॉपर डिसॉल्व हो जाता है यानी तांबा घुल जाता है। अब इससे क्या होता है, जो कॉपर की कमी हुई वो पूरी हो जाती है सोल्यूशन में। दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण ही होता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की या विद्युत लेपन की, तो विद्युत लेपन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन या डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन होता क्या है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें लेयर डिपॉजिट की जाती है। किसी भी मेटल, किसी भी धातु की जो लेयर है वो दूसरी धातु पे क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इसे विद्युत लेपन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो भी आपको मेटल है
उसको आपको दूसरे मेटल या दूसरा आपको पदार्थ है उसके ऊपर डिपॉजिट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसकी जो है प्लेट या लेयर उस मेटल के ऊपर या उस पदार्थ के ऊपर बना दी जाती है। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत लेपन के एप्लीकेशन की। तो हम जो है विद्युत लेपन को अपने चारों तरफ मौजूद चीजों में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नल की, ठीक है, तो आपके जो नल होते हैं इनके ऊपर भी जो है क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो, जो आपका नल है वो खराब ना हो। तो यही कारण है कि जो आपका नल होता है वो आपको चमकीला दिखाई देता है, और इस पे अगर कोई भी स्क्रैच, अगर कुछ भी आप इससे खरोचो या आप इस पे स्क्रैच मारना चाहो तो इसमें स्क्रैच नहीं बने, क्योंकि ये क्या हो जाता है, जो है इस पे स्क्रैच नहीं पड़ता है। इसीलिए क्रोमियम की जो प्लेटिंग होती है वो नलों में की जाती है, ताकि उस पर जंग ना लगे और स्क्रैच भी ना पड़े। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिल्वर प्लेटेड गॉबलेट की, तो इसमें क्या किया जाता है, सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। इसी तरीके से जो आपकी वॉच होती है, घड़ियां होती हैं, आपने देखी होगी कुछ घड़ियां सुनहरी होती हैं, ऐसे लगता है कि गोल्ड की बनी है, पर वो एक्चुअली गोल्ड की नहीं बनी होती है, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, यानी गोल्ड की उसके ऊपर क्या की जाती है, परत बनाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट अगर हम मग की बात करें, तो कुछ मग आपने देखे होंगे जो अंदर से आपको जो है स्टील के दिखाई देते हैं, बाहर से आपको कॉपर के दिखाई देते हैं। तो इनमें भी आपके जो है कॉपर की प्लेटिंग की जाती है मगों में। इसी तरीके से कुछ आपके बर्तन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, और ये सब किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन के माध्यम से। तो इसमें हम सबसे पहले क्रोमियम प्लेटिंग देखते हैं। तो जो आपके घरों में नल होते हैं, या आपके घर में जो गैस स्टोव है, या जो आपकी गाड़ी के जो पहिए के जो रिम होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये सिल्वर कलर के होते हैं और चमकीले होते हैं। और बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इसी तरीके से आपने गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी देखी होंगी। अगर हम बात करें गोल्ड या सिल्वर की, तो वो काफी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर हमें जो है, हमने कई बार ऐसी ज्वेलरी का भी यूज किया है जो कि दिखने में तो गोल्ड की लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो गोल्ड की या सोने की नहीं होती। उनके ऊपर क्या किया जाता है, गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, और बेसिकली ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी दिखाई दे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैन्स की, तो जो कैन होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, पर उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि अगर हम इन टिन के जो आपके सॉरी टिन की क्या की जाती है, प्लेटिंग की जाती है। तो क्यों की जाती है टिन की प्लेटिंग, ताकि अगर हम इसमें कुछ भी खाने का सामान रखें तो उससे आयरन या लोहा जो है उसके साथ मिक्स ना हो और वो खराब ना हो। इसीलिए जो आपके कैन्स होते हैं उसमें टिन की प्लेटिंग की जाती है, यानी जितने भी आपके कैन्स होते हैं, जो ये आपके बर्तन होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, टिन की प्लेटिंग की जाती है। इसी तरीके से अगर हम ब्रिज की बात करें, तो जो ब्रिज होते हैं वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूत, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ बनी रहे, उसकी वो मजबूत रहे, इसलिए उसे लोहे से बनाया जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि लोहे पे अगर पानी पड़ेगा या मॉइस्चर आएगा तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा, जिससे लोहा कमजोर हो सकता है। इसलिए जो आपके ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है। तो बेसिकली क्यों किया जाता है, क्योंकि जिंक जो होता है, जिंक पे एकदम से जो आपका जो जिंक है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और जिसके कारण रस्ट या जंग नहीं लगता है।
तो यही कारण है जिंक की प्लेटिंग की जाती है, ताकि जो है पानी जो है या मॉइस्चर जो है वो लोहे के कांटेक्ट में ना है, लोहे के संपर्क में ना आए और लोहा खराब ना। तो ये आपका जो है टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि जो आपकी वायु या एयर जो होती है वो कुछ कंडीशन में जो है आपका पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होता है, और कुछ कंडीशन में ये सुचालक या गुड कंडक्टर की तरह कार्य करता है। इसके बाद हमने जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है या विद्युत धारा है उसका केमिकल इफेक्ट देखा कि उससे कौन कौन से केमिकल इफेक्ट होते हैं। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन का कॉन्सेप्ट समझा और उसके एप्लीकेशन भी। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ऐसे लिक्विड जो आपके जो एसिड, बेस और सॉल्ट, और हमने ये देखा कि जो लिक्विड आपके सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं, लवणों के जो होते हैं सोल्यूशन घोल होता है, या आपके जो बेस होता है उसका सोल्यूशन होता है, या एसिड अम्ल का सोल्यूशन होता है, तो यही जो सोल्यूशन है इनसे ही जो है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।